हेलो बेटा। आज बेटा हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी के पार्ट 2 की बात करेंगे। एक लेक्चर तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का आपको मिल चुका है जिसमें हमने पूरी थियरी कवर की थी। आज हम लोग एक दूसरा पार्ट पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे, क्योंकि बेटा इस हिस्से से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस दूसरे पार्ट में हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैंडल करेंगे, इसलिए इसका नाम दिया गया है आयोनाइजेशन एंथैल्पी पार्ट 2। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के संबंध में मैंने आपसे कुछ बातें बताई थी, उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं और आप उसको ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑब्जर्व्ड ओनली टिल द ग्रुप नंबर 14। और नंबर 2 ये था कि फुल एंड हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम, नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट। नंबर 3 ये था कि ये कॉन्सेप्ट कौन सा कि फुल एंड हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम, नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ये सिर्फ 4th पीरियड तक अप्लाई होता है। 4th पीरियड के बाद जब आप 5th पीरियड पे जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट कंटिन्यू वेरिएशन होता है। उसके बाद मैंने आपको इन दो बातों के बाद तीसरी बात ये बताई थी कि जो है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीजेस, कोई भी फैक्टर उसको ओवरकम नहीं कर पाता है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन हमेशा बढ़ता है। अब अगर इन बातों के साथ आप चलोगे तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। आइए जरा हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसे आपसे कहता है कि बोरॉन, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, और आपसे कहता है कि कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और आपसे कहता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, और आपसे चौथे क्वेश्चन में कहता है ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। इन सब को हमको जो है चलो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ भी पूछ ले, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी के टर्म में अरेंज करना है, घटता हुआ क्रम। अब अगर हम लोग चलेंगे आगे और देखेंगे किसके बारे में, बोरॉन, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, तो जरा देख लीजिए यहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ठीक है। ये जरा देखिए, ये सब के सब किसके हैं, 3rd पीरियड के हैं, ये सब के सब किसके हैं, 2nd पीरियड के हैं। हम जानते हैं कि साइज जो है वो 3rd पीरियड की ज्यादा होती है, किससे, साइज ऑफ 2nd पीरियड से। जिसकी साइज ज्यादा होगी उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, यानी कि एल्युमिनियम और सिलिकॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम होगी। किसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी से, जो है बोरॉन और कार्बन की। अब जरा देखो, यानी बोरॉन और कार्बन की ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो बोरॉन और कार्बन में जो छोटा होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटती है, इसलिए कार्बन बोरॉन से छोटा होगा, इसलिए कार्बन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज्यादा होगी। कार्बन के बाद बोरॉन आ जाएगा, फिर एल्युमिनियम और सिलिकॉन में सबसे ज्यादा किसकी होगी, सिलिकॉन की होगी, फिर कौन आ जाएगा, एल्युमिनियम। दिस वन इज द करेक्ट ऑर्डर। यही सेम कॉन्सेप्ट यहां भी चलेगा। कहे शिव जी नाना पाटेकर। अब जरा देख लीजिए, अगर अब मैं जब बार बार वही बात नहीं लिखूंगा, आप जान लीजिए ये 3rd पीरियड का है, ये 2nd पीरियड का है, तो एवरीथिंग लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि कार्बन, मैं सीधे लिख रहा हूँ, कार्बन का और नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, किससे, सिलिकॉन और फास्फोरस से। क्या ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का ज्यादा होगा कार्बन से, और उसके बाद जो है सिलिकॉन और फास्फोरस में सिलिकॉन का ज्यादा हो जाएगा, किससे, फास्फोरस से। बताइए ये बात होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब आगे जरा देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां बच्चा गलती कर सकता है। यहां जरा देखिए, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये ऑक्सीजन और ये सल्फर। इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बता दूं कि ये किसके हैं, NH2 NP3 के हैं। ये किसका है, NH2 NP4 का है। हमने आपको एक डाटा दिया था कि फुल एंड हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम, नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो जरा देखो यहां पर जब आप देखोगे तो फास्फोरस और सल्फर इन दोनों का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, किससे, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। क्यों कम होगा, क्योंकि इनकी साइज क्या है, बड़ी है। अब आगे जब बात करेंगे तो बहुत ध्यान से देखना,
फास्फोरस और सल्फर में जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर रखना है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कंपेयर करेंगे, तो हालांकि ऑक्सीजन की साइज छोटी है, फिर भी आयोनाइजेशन थेरेपी किसका ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि मैंने आपको एक बात बता रखी है कि फुल फिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम, नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट। इसकी डीप डिस्कशन थियरी में पीछे किया गया है। यानी कि सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के बाद किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बाद किसका? फास्फोरस का। फास्फोरस के बाद किसका? सल्फर का। दिस वन इज द करेक्ट ऑर्डर एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द आयोनाइजेशन इन थेरेपी। इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, सेम चलेगा। यानी कि सल्फर और क्लोरीन का कम होगा किससे? ऑक्सीजन और फ्लोरीन में। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, और उसके बाद सल्फर, और फिर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। दिस इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन इन थेरेपी। एक तो क्वेश्चन का ये तरीका है जैसे हमने आपको बताया, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन को पूछेगा। दूसरा जो तरीका है बेटा, उसमें कई तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेगा, वो मैं एक एक करके आपको वहां तक पहुंचाता हूं। बाकी जो भी कुछ पूछेगा, जो थियरी में है बातें, उससे बाहर नहीं पूछ सकता। एकदम निश्चित रहना, कितना भी बड़ा एग्जाम क्यों नहीं होगा, 12th लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आगे जैसे मैं मान लूं कि दिस इज द सोडियम एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू Na+, it is also in gaseous state, it is gaseous state, 1 electron. Suppose it takes x electron volt energy, and the equation number 2 is that further Na+ is converted into Na+2, and by releasing of 1 electron here, energy change is y electron volt. Mg is converted into Mg+1 by release of 1 electron. This is question number 1, this is question number 2, this is question number 3. And again Mg+1 is converted into Mg+2 by release of 1 electron. This is the equation number 4, x, y, z electron volt. Here suppose this is the p electron volt. Now we have to give the proper relation between x, y and z. X, y, z and p. Now we have to give proper relation between x, y, z और p. यानी हमें बताना है कौन किससे किससे छोटा है और कौन किससे किससे बड़ा है। तो जरा देखिए, अगर हम सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें तो जरा देख लीजिए कि ये ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं। तो दो फैक्टर काम करेंगे। एक तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2, और इसका क्या है? NS2 के बाद इसका क्या है? NS1 है। अब इसका जरा देखिएगा कि साइज भी इसका क्या है? साइज भी मैग्नीशियम का क्या है बेटा? छोटा है। किससे? साइज ऑफ सोडियम से। साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैग्नीशियम का मोर स्टेबल है। किससे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम के। यानी कि अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो स्टेबिलिटी भी मैग्नीशियम के केस में ज्यादा है। यानी दोनों फैक्टर क्या कह रहे हैं कि मैग्नीशियम का जो आयोनाइजेशन थेरेपी होगा वो सोडियम से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि अगर मैं चलो कंपेयर करना शुरू करता हूं एक एक करके। सबसे पहले नंबर 1, x मुझे पता लगाना है कि y, z और p के साथ कैसा है, यानी बड़ा है या छोटा है। तो x और y में तो x हमेशा लेस देन y होगा, क्योंकि ये देखो सक्सेसिव आयोनाइजेशन थेरेपी है भाई। IE1 यहाँ क्या हो जाएगा? IE2, और यहाँ क्या है? IE1। तो IE2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE1, यानी y हमेशा ज्यादा होगा x से। उसके बाद अगर मैं कंपेयर करूंगा x का किससे? z से। अगर मैं x का z से कंपेयर करूंगा तो बताओ सोडियम में से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मैग्नीशियम में से? तो ऑब्वियस सी बात है सोडियम में से। तो अगेन x इज आल्सो लेस देन z। लेकिन अब सावधान हो जाना, जब मैं x को किससे कंपेयर करूंगा? मैग्नीशियम से कंपेयर करूंगा +1 से। तो जरा देखिएगा, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है +1 में, दोनों स्थितियों में सेम है। यानी कि अगर मैं Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का लिखूं तो क्या हो जाएगा? 3s1। और अगर मैं Mg+1 के आउटर मोस्ट शेल को लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 3s1। भाई 1s2
2s2 2p6, ये हो गया 10 1 11, और Mg+1 क्या हो जाएगा, ये भी 11 1s2 2s2 2p6 3s1। लेकिन यहाँ पे जो अट्रैक्शन लग रहा है वो सिर्फ 11 प्रोटॉनों का लग रहा है, और यहाँ जो अट्रैक्शन है वो 12 प्रोटॉन का लग रहा है। अगर इसका मतलब कि यहाँ जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा उस पे न्यूक्लियस अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा रिलेटिव टू यहाँ, और इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन दोनों में सेम है। यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहे हैं, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहे हैं। तो जब हम x को कंपेयर करेंगे किससे, p से कंपेयर करेंगे, तो फट से क्या हो जाएगा, अगेन x इज लेस देन p आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा मेरे एक्सप्लेन करने से। देख लीजिए आगे इसी तरह से हम y को कंपेयर करेंगे, और इसी एक क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन बना देंगे कि आपको आगे जरूरत नहीं लगेगी। अगर मैं y को कंपेयर करूं, अब मैं y को कंपेयर करने चल रहा हूं, किससे किससे, y को कंपेयर करूंगा x से, z से और p से। तो x से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि पहले कर चुका हूं, बट फिर भी यहां मैं एक ऑर्डर लेके चलता हूं। तो y इज ग्रेटर देन x आ जाएगा। नाउ वी हैव टू कंपेयर y विद z। तो जरा देखो y को z से कंपेयर करना है, यानी Na+ में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या Mg में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो Na+ में जरा देखो क्या स्थिति है, 1s2 2s2 2p6, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड है, सेकंड सेल में है और कंप्लीटली फिल्ड है। और Mg में क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2, इसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल है, लेकिन बेटा तीसरा सेल है, ध्यान दो। इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, सेकंड सेल है। इसका आउटर मोस्ट शेल कौन है, थर्ड सेल है। बताओ इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें से आसान है, मेरी जानकारी के हिसाब से तो थर्ड सेल में से आसान है। यानी कि अगर मैं इसको y को z से कंपेयर करूंगा तो y शुड बी ग्रेटर देन z आ जाएगा, याद रखना। उसके बाद अगर मैं y को p से कंपेयर करूंगा, तो जब मैं y को p से कंपेयर करूंगा तो देखो इस बार मैग्नीशियम नहीं है, दिस इज मैग्नीशियम +1 हो चुका है। कहां पे, यहाँ पे p में मैग्नीशियम +1 में से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, और +1 में भी आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3s1। यानी अगर इसका कंपेयर करोगे तो यहाँ आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, दूसरा, और यहाँ अभी भी कौन सा है, तीसरा। इसलिए दूसरे सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना तीसरे सेल की तुलना में क्या है, आसान है। इसलिए अगेन जो है क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन p हो जाएगा। बेटा ये दूसरा पार्ट मैंने कर दिया, इसी तरह से आप तीसरा पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। x और y को किया, अब मैं z को कंपेयर कर दूंगा। तो देखो z को x और y से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। देखो यहाँ z को y से कंपेयर कर चुके हैं और यहाँ z को x से कंपेयर कर चुके हैं। अब मैं z को कंपेयर करूंगा, z को सिर्फ किसके साथ कंपेयर करूंगा, p के साथ। तो z जरा देख लीजिए क्या है और p जरा देख लीजिए क्या है। सक्सेसिव आयोनाइजेशन थेरेपी ऑलवेज इंक्रीजेस, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, p इज ऑलवेज ग्रेटर देन z। ये हैं न्यूमेरिकल्स। और भी कुछ तरीके के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ सकते हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बातें जिसमें सबसे पहली बात तो यही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाली ही है। ज्यादा से ज्यादा केसेस में जब घुमाएगा तो आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को ही पूछेगा। जैसे पूछता है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, आपसे पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। सबसे पहले आपसे पूछ लेता है, मान लीजिए कि मैग्नीशियम का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा है एल्युमिनियम के आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। दूसरा आपसे पूछ लेता है कि जो नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा है ऑक्सीजन के आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। तीसरा आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन में कि जो है Cu Ag Au में Cu का ज्यादा Ag से, Ag का ज्यादा Au से। चौथा आपसे पूछ लेता है Cu Ag और Ag और Au का आपस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगभग बराबर है, इसको ऐसे कर देता है, सॉरी। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा। तो देख लीजिए कि दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ से यहाँ जाने पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जितने भी 5d सीरीज के एलिमेंट हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सब की 4d सीरीज के एलिमेंट के आयोनाइजेशन एंथैल्पी से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है बेटा।
इस तरह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं पूरे दिन क्वेश्चन करा सकता हूं आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन पूरे दिन कराने का कोई मतलब नहीं है। आप इतने क्वेश्चंस को हैंडल करें और पूरे भी आर्टिकल से कहीं से भी कुछ भी उठा के सॉल्व करिए। पार्ट 1 को जितना डीपली देखेंगे, पार्ट 2 में उतना ही ज्यादा आसानी आपको होगा। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी के रिगार्डिंग